वेल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। आप कैसे हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड रिवाइज सीवीएस एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम। बाकी लोगों को भी कहें जल्दी से ना ऑनलाइन काइंडली हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। आज हम रिवाइज कर लेते हैं सीवीएस को और लिम्फेटिक सिस्टम को। बाकी जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको आंसर कर दूंगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज हैं दैट आर वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ का बेटा क्या इशू हो सकता है? हाँ, अच्छा, ओके। अब देखिएगा आवाज़ आ रही है, अब सही है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ठीक हैं? अब कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है आपको? ओके, बात कर रहे थे हम रिवीजन की, तो सीवीएस और लिम्फेटिक सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट द एमसीक्यूज आर वेरी ट्रिकी। आप लोगों ने सोच समझ के पढ़ के उनको आंसर करना है। ये नहीं करना कि आपने बगैर सोचे बगैर पढ़े। ओके, अब आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, मैं सेंट्रल प्लेक्सस के बारे में भी आपको बता देंगे दिया जाएगा। पहले हम सीवीएस को रिवाइज कर लेते हैं। सीवीएस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो। ओके वेल, अभी बेटा अगर सीवीएस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक, देन हम जीआईटी जो रिमेनिंग था उसको डिस्कस कर लेते हैं। नथिंग टू वरी।
ओके वेल, तो सीवीएस में इम्पॉर्टेंट चीज़
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, सॉरी बच्चों, इट वाज नेटवर्क एरर। शायद वाईफाई का प्रॉब्लम था, इसलिए सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, इसलिए रिकनेक्ट हो रहा था रिपीटेडली। ओके, तो आज हम रिव्यू कर रहे थे अबाउट सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो सीवीएस में आप लोगों को क्या मुश्किल लग रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मुश्किल? आपने क्वेश्चन पूछा था कि फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम, वो आपका एसए नोड है बेटा। उसके बाद एवी नोड आता है। उसके बाद बंडल ऑफ फेज जाता है, देन प्रकंजी फाइबर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ से फायरिंग हो रही होती है वो आपका एसए नोड है। ओके वेल, ठीक है। तो आपको सीवीएस में क्या चीज़ मुश्किल लगती है? सीवीएस में क्या चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई? लाइक कंडक्शन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्वेश्चन पूछिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। पहले हमारा हाफ एन आवर वेस्ट हो चुका है। इवन के ब्लड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ब्लड के रिलेटेड पूछ सकते हैं, सीवीएस के रिलेटेड है तो सीवीएस के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम एक शॉर्ट सा रिव्यू भी इसका ले लेंगे कि जो कंडक्शन सिस्टम है ये है क्या चीज़, और लिम्फेटिक सिस्टम इसके साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कंडक्शन सिस्टम समझा देता हूँ बेटा। कंडक्शन सिस्टम नोड्स और प्रकंजी फाइबर्स। ओके ओके ओके, ऐसे नोड एवी नोड प्लीज़। ओके श्योर बेटा, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा हम एक ब्रीफ सा और रिव्यू ले लेते हैं बेटा। फास्टेस्ट जो कंडक्शन करवा रहे होते हैं वो इंटरकलेटेड डिस्क भी हैं। ओके, कोरोनरी सर्कुलेशन का भी बता देता हूँ बेटा। इन फास्टेस्ट कंडक्शन टिश्यू जो हैं बेटा, ये इंटरकलेटेड डिस्क भी होती हैं, परकंजी फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जनरेशन हो रही होती है दैट इज एसए नोड। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है बेटा, ये बता देता हूँ। कॉर्डनी टेंडिनाई, ये डेफिनेटली मैं बता देता हूँ। सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद ये आप लोगों की सारी क्वेरी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटा है क्या चीज़? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेसल्स, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब कार्डियोवैस्कुलर से क्या समझ आती है? एक तो हमारा हार्ट है और दूसरा हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब हार्ट का एक काम होता है कि उसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाना होता है। अब जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने क्या करना होता है? एक लेंथी नेटवर्क प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ब्लड है, ये सीवीएस है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम के साथ किस तरह इंटरकनेक्टेड है, किस तरह रिलेटेड है। तो आप के माइंड में क्या चीज़ आती है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये लिम्फेटिक सिस्टम के साथ किस तरह इंटरकनेक्टेड है? एनी आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ, टाइम थोड़ा है बेटा। बेटा जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना, वहाँ पे भी फ्लूइड जा रहा होता है। 21 लीटर पर डे जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है। 24 लीटर पर डे राउंड अबाउट जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है। अगर बुक के अंदर 21 लिखा हुआ है तो वो 21 से लेकर 24 लीटर पर डे है, जिसमें से 3 to 4 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है, और अगेन वो ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम इसके साथ इंटरकनेक्टेड ना होता, लाइक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लैम्फ वेसल्स हैं, अगर लैम्फ वेसल्स वो ब्लड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह रहा है, या वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह रहा है वो ड्रेन करके अगेन सर्कुलेशन का हिस्सा ना बनाती, तो उसके रिजल्ट में हमारा जो ब्लड प्रेशर है या जो ब्लड सर्कुलेशन वॉल्यूम है वो मेंटेन ना होता। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब जो हार्ट है उसके अंदर एनाटॉमिकली दो सिस्टम्स होते हैं, दो 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 तरह से सर्कुलेशन हो रही होती है एनाटॉमिकली। अगर हम बात करें, वैसे हार्ट की एक अपनी सर्कुलेशन होती है दैट इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। अगर हम हार्ट की एनाटॉमिकल सिस्टम्स की ब्लड सप्लाई की बात करें तो उसके अंदर दो सर्कुलेशन हो रही होती हैं। दो सर्कुलेशन में बेटा एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, दूसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटा इसलिए हो रही होती है ताकि ब्लड के अंदर जो गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको एलिमिनेट करवाना होता है, और इसके रिजल्ट में हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है।
और ये जो ऑक्सीनेशन हो रही होती है ये लंग्स के ऊपर हो रही होती है। अब दूसरा जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें वो ब्लड जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, क्यों करता है? क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस तरह ये सारी सर्कुलेशन हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम मिलके मैनेज कर रहा होता है। ओके, अब इसके ऊपर और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वेनस रिटर्न है। वो ब्लड जो सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद अगेन वेन्स के अंदर आता है, वेन्स के अंदर आने के बाद अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। अगर वेनस रिटर्न किसी वजह से कम होएगी तो उसका इफेक्ट पूरे हार्ट के ऊपर पड़ेगा, पूरी सर्कुलेशन के ऊपर पड़ेगा। और इसके अलावा बेटा ब्लड वेसल का कंट्रोल कैसे होता है? ब्लड वेसल का डायमीटर के ऊपर कंट्रोल हो रहा होता है। जो ब्लड वेसल का कंट्रोल है या ब्लड वेसल के डायमीटर का जो कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ पे होता है? वेजोमोटर सेंटर इन द मेडुला होता है। वेजोमोटर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या करता है? ये ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल कब करेगा? इसने क्या करना होता है? ब्लड वेसल के अंदर जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करना होता है कि ब्लड वेसल के अंदर कितना वॉल्यूम है। अगर सपोज वॉल्यूम कम है तो ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवा देगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देगा। अगर कम हो रहा है डायमीटर तो दैट इज नोन एज वेजो कंस्ट्रिक्शन, अगर ज्यादा हो रहा है तो दैट इज नोन एज वेजो डायलेशन। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन जो हो रही होती है ये ड्यू टू वेजो मोटर सेंटर इन द डल्ला ऑब्लांगेटा या एमओ के अंदर वेजो मोटर सेंटर पड़ा होता है जो इसके डायमीटर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा बेटर सर्टेन लोकली हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वो भी इसके डायमीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, हिस्टामीन्स हैं। ये भी अगेन कुछ ना कुछ जो ब्लड वेसल का डायमीटर्स होता है, ये जो टिश्यू पड़ी होती हैं उसके साथ साथ उनके अंदर जितनी भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कंडक्शन सिस्टम की तरफ। कंडक्शन सिस्टम बेसिकली है क्या चीज? आपको क्या लगता है कि ये है क्या चीज? इस लेयर्स का बेटा आप लोगों को पता है? ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। कंडक्शन सिस्टम में मैंने आपको 3 चीजें मेंशन की हुई हैं। ओके बेटा, अब आवाज नहीं कटेगी, अब आवाज ठीक हो जाएगी, नथिंग टू वरी। ओके, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, जनरेट कहाँ से हो रही होती है? जल्दी सोचें, जल्दी बताएं। बेटा ऐसे नोड से जनरेट हो रही होती है, एवी नोड से नहीं जनरेट होती। एवी नोड से तब जनरेट होगी जब ऐसे नोड खराब हो जाएगा या ऐसे नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो देन वो एवी नोड जनरेट करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ऐसे नोड से जनरेट हो रही होती है वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। इवन के जो आपका एवी नोड है वो भी 40 टू 60 बीट पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकता है। ओके, कंडक्शन सिस्टम के अंदर बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज ऑटोरिथमिसिटी, देन कंडक्टिविटी और तीसरा एक्साइटेबिलिटी होता है। कंडक्शन सिस्टम की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कंडक्शन सिस्टम के 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज ऑटोरिथमिसिटी, अदर वन इज कंडक्टिविटी और थर्ड वन इज एक्साइटेबिलिटी। ये 3 चीजें कंडक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। अब ऑटोरिथमिसिटी का मतलब ये है कि जो हार्ट है इसकी एक अपनी एबिलिटी है, अपनी प्रॉपर्टी है टू जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, टू जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ द नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर बेटा लिखा हुआ है कि जो हार्ट है इसके ऊपर कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता, कोई नर्वस कंट्रोल नहीं होता। आई थिंक इट्स रॉन्ग वन।
बेटा आप आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है? बेटा आप अपने पेज को रिफ्रेश करके देख लें एक दफ़ा। ऑटोरिथमिसिटी का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करनी है, खुद ब खुद जनरेट करनी है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि ये इसने वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई थी उसको आगे कन्वर्ट करना है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? बेटा आप अपने पेज रिफ्रेश करके देख लें, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, राइट? ओके वेल, वॉइस इज क्लियर। मैं बता रहा था कि ऑटोरिथमिसिटी होती है। ऑटोरिथमिसिटी का मतलब ये होता है कि हार्ट ने अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन जनरेट करनी है, ऑन बिहाफ पे जनरेट करनी है। और दूसरा कंडक्टिविटी है, वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई थी ना उसको आगे कंडक्ट भी करना है। और एक्साइटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि ये अगेन खुद ब खुद एक्साइट होता है, खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा होता है। अब जो ऐसे नोड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, कंडक्शन सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर ऑटोरिथमिसिटी होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है और कंडक्टिविटी होता है। वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं उनको आगे इसने कंडक्ट करवाना होता है, मूव करवाना होता है, फॉरवर्ड करना होता है। ओके, अब आवाज उम्मीद है आ रही होगी बेटा। अच्छा, लेट मी कंफर्म बेटा, आवाज आ रही है, जल्दी बोलें। इसके अलावा बात करते हैं हम इसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट होता है। मेनली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हो रहा होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है। ओके बेटा, ऑटोरिथमिसिटी का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करनी है, इसकी एबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि ये इसने अगेन वही इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है ये किसी के कंट्रोल के बगैर एक्साइटेबिलिटी होनी है। ओके वेल, आवाज क्लियर बेटा। एक्साइटेबिलिटी ये होता है कि ये हर टाइम रेडी है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इसको जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलेगा, ये स्टिमुलाई नहीं भी मिलेगा तो इसने हर टाइम रेडी रहना है टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। ऑटोरिथमिसिटी का मतलब होता है कि हैविंग एन एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। गॉट इट? ओके, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की। अब आपकी जो बुक है उसमें ये मेंशन हुआ था कि ये मैंने पीपीटी जो आप ली है ये आपकी बुक से ली हुई है, इसमें मेंशन हुआ था कि इसके ऊपर कोई हार्मोनल और नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखिए, अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, आप अपनी ही बुक में देखिएगा रोशन विल्सन, उसके अंदर लिखा होगा कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को कम कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्शन सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी है ऑटोरिथमिसिटी की, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी की, ये इटसेल्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है। लेकिन जब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। गॉट इट? ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है इसके अंदर, कि इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो जनरेट कैसे होती है, तो सबसे पहले होता है एस ए नोड। इसके अलावा बेटा कुछ हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जिनमें एड्रीनलिन आता है, एपिनेफ्रिन आता है, नॉर एपिनेफ्रिन आता है, थायरॉक्सिन आता है। ये भी हार्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करवा रहे होते हैं।
अगर हम ऐसे नोड की बात करते हैं तो ऐसे नोड स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं, तो भी ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर बड़े होते हैं, जहां से सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रहा होता है। सुपीरियर वेना केवा के ओपन होने के साथ ही राइट एट्रियम के अंदर या राइट एट्रियल वॉल्व के साथ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स पड़े होते हैं दैट आर नोन एज साइनोएट्रियल नोड। अब ये जो बेटा साइनोएट्रियल नोड्स है, इसने ना रेगुलर इंपल्सेस जनरेट करनी होती है। अब ये जो रेगुलर इंपल्सेस जनरेट करता है, ये 60 टू 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल इंस्टेबल। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि डीपोलराइजेशन होती है, देन रीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने के बाद उनकी कंडक्शन हुई है, रेगुलरली जब कंडक्शन होती है, आगे ट्रांसमिट होती है, मूव करती है, तो उस टाइम डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। और रीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगेन जो ऐसे नोड्स था, डीपोलराइजेशन होने के बाद वो अपनी रिकवरी फेज के अंदर आ गया है। जैसे रिकवरी फेज में आएगा तो इसका मतलब है कि उसने अगेन अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, उसको कहा जाता है रीपोलराइजेशन। बेटा मैंने बताया है कि वेजोमोटर सेंटर भी इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो आपकी बुक है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कंडक्शन सिस्टम है उसके ऊपर कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं है, कोई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि माइट भी यहाँ पे उन्होंने कोई मिस्टेक की हो, या उन्होंने ये लिखना था कि इसका कंट्रोल होता है और उन्होंने मिस्टेकनली ये लिख दिया कि कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मैं ये आपको पहले चीज़ को करेक्ट करवा रहा था। एनी हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की। एक्से नोड्स ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट की है, जैसे ही उसकी कंडक्शन होगी तो दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। और जब अगेन रिकवरी फेज में जाएगा उसको कहा जाता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगी फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। और ये जो रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन है ये सेकंड्स में होती है, मिली सेकंड्स के अंदर हो रही होती है। डीपोलराइजेशन होगी फौरन से पहले रीपोलराइजेशन हो जाएगी। बेटा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो हो रही होती है ये आयन एक्सचेंज होने की वजह से हो रही होती है। सोडियम पोटेशियम इनफ्लक्स होने की वजह से हो रही होती है। इसका जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जो डीपोलराइजेशन और रीपोलर, आपको लगता है कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है? नो, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल भी हो रहा होता है, साल्टेटरी कंडक्शन भी हो रही होती है। जिस तरह मसल के अंदर साल्टेटरी कंडक्शन होती है, इसी तरह हार्ट के अंदर भी साल्टेटरी कंडक्शन हो रही होती है, आयन एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है। और पहले भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है। ओके बेटा, बेटा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है उसने आगे ट्रांसमिट होना है, जैसे इनिशिएट होने के बाद ट्रांसमिशन होएगी, दैट इज डीपोलराइजेशन। और अगेन जब ऐसे नोड अगेन रिकवर हो चुका है कि अगेन वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनिशिएट करने के लिए रेडी है, दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हुई, उसके बाद रीपोलराइजेशन होना शुरू हो गई, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही होती है। गॉट इट। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा होता है वो ऐसे नोड के अंदर हो रहा होता है। इसलिए जो ऐसे नोड है दैट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और जो एवी नोड है उसको सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। प्राइमरी ऐसे नोड है, सेकेंडरी एवी नोड है। जो ऐसे नोड है ये 60 टू 80 बीट पर मिनट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा होता है,
और जो एवी नोड है ये उन कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकता है जब एसए नोड किसी वजह से खराब हो जाता है। गॉट इट? ओके, इस एसए नोड की समझ आ गई है। उसके बाद हम एवी नोड की तरफ जाते हैं। अब एवी नोड क्या होता है कि एवी नोड ये अगेन न्यूरोमस्कुलर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं जो कि एटीरियल सेप्टम के साथ पड़े होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो एवी वाल्व है उसका जो सेप्टम है उसके साथ एवी नोड पड़े होते हैं। अब जो एसए नोड था उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जैसे जनरेट होती है तो वो एट्रिया को कंट्रैक्ट करवा रहा होता है, लेकिन ये क्या करता है एवी नोड कि एट्रिया से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है उसको वेंट्रिकल के अंदर भेजता है, लेकिन ओके वेंट्रिकल्स के अंदर भेज रहा होता है। ठीक है, अब ये इसने क्या करना होता है, इसने वेंट्रिकल के अंदर भेजना होता है, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर भेजने से पहले यहाँ पे फ्यू सेकेंड्स का पास होता है, फ्यू सेकेंड्स के लिए डिले होता है जिसे कहा जाता है एवी नोडल डिले। ये 0.1 सेकेंड, 1 ऑफ द सेकेंड होता है, दैट इज नोन एज एवी नोडल डिले। अब ये जो एवी नोडल डिले बेटा इसलिए हो रहा होता है ताकि जो एट्रिया कंट्रैक्ट हुए थे या एट्रिया की जो डीपोलराइजेशन हुई थी वो अगेन उसकी रीपोलराइजेशन हो जाए, और ये मिली सेकेंड्स में हो रही होती है। इस एवी नोडल डिले का एक और फायदा भी ये होता है कि जैसे ही एट्रिया कंट्रैक्ट होता है ना, एवी नोडल डिले का ये फायदा होता है कि जो एट्रिया है उसको कंप्लीटली कंट्रैक्ट होने दें बिफोर द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट्स। कि वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले जो एटीरियल कंट्रैक्शन है उसका होना जरूरी होता है, इसलिए वहां पे एवी नोडल डिले हो रहा होता है। गॉट इट? उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती हैं एवी बंडल ब्रांचेस में, या बंडल ऑफ फेज की तरफ मूव करती हैं या बंडल ब्रांचेस की तरफ मूव करती हैं। अब दैट विल बी डिवाइडेड इनटू राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ओके, इसके अंदर भी बेटा अगेन इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट कर रही होती है। दैट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि 40 टू 60 बीट पर मिनट के हिसाब से जनरेट हो रही होती है। अगर हम बात कर रहे थे एसए नोड की, तो एसए नोड्स 80 टू 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा था, और जो एवी नोड है ये 40 टू 60 बीट पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा है। बेटा आवाज, बेटा बाकी लोगों को आवाज आ रही है? पता नहीं बेटा आज कोई इशू चल रहा है, नेटवर्क का कोई इशू है। यानी आओ क्लास के बाद मैं अराउंड अबाउट 10 AM इसको सॉर्ट आउट करता हूँ कि मसला कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉरवर्ड मूव करती है एवी नोड से आगे एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स में के अंदर या एवी बंडल्स के अंदर या बंडल ऑफ फेज के अंदर। अब जैसे ये एवी बंडल को क्रॉस करेगी आगे एट्रिया और वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, और एट्रिया और वेंट्रिकल की जो सेप्टम्स है उनको लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, माइट भी ये हो सकता है बेटा। ठीक है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ जाएगी। वहां पे क्या होगा कि विद इन द वेंट्रिकल मायोकार्डियम द ब्रांचेस ब्रेक इनटू फाइबर्स कॉल्ड द प्रकंजी फाइबर्स।
अब वेंट्रिकल मायोकार्डियम के अंदर जो बंडल ऑफ हेज है या बंडल ब्रांचेस है वो फाइन या माइन्यूट फाइबर्स के अंदर या फिब्रल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे ही वो माइन्यूट फाइबर या फिब्रल्स के अंदर डिवाइड होंगे तो दैट इज नोन एज परकंजी फाइबर्स। डेफिनेटली बेटा एवी नोड जो होता है एट्रिया के अंदर होता है, राइट एट्रियम में होता है। उसके बाद जो एवी बंडल है, ये बंडल ब्रांचेस है, ये परकंजी फाइबर्स है, इन्होंने इनकी तरफ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है लाइक ऐसे नोड से जनरेट होती हैं, देन एवी नोड के ऊपर आती हैं, एवी नोड्स के आगे बंडल ब्रांचेस की तरफ जाती हैं, बंडल ब्रांचेस आगे डिवाइड हो जाती हैं इनटू राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। उसके बाद ये एवी नोड ऑफ द एपेक्स तक पहुंचती हैं। जैसे ये बंडल ब्रांचेस या परकंजी फाइबर तक पहुंचती हैं तो समल्टेनियसली ये वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन करवा देती हैं। अब जैसे ही वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है तो उसके रिजल्ट में ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी चला जाता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी चला जाता है। ओके बेटा, रिपीट कर देते हैं। आप ये देखिएगा कि इसमें एक सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेशन दिखाया गया है, ये आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड यहाँ से सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रहा होता है, ये इंटर हो रहा होता है, वहाँ पे अर्टीरियल लाइन के साथ एट्रियल लाइन के साथ ऐसे नोड पड़ा होता है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ मस फाइबर्स पड़े होते हैं या मसल टिश्यू पड़े होते हैं, दैट इज नोन एज ऐसे नोड। बेटा माइन्यूट बंडल ब्रांचेस ऑफ एवी नोड, ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जब डिवाइड हो जाती हैं माइन्यूट फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, उनको परकंजी फाइबर कहा जाता है। ओके, ये स्लाइड देखिएगा, आप लोगों को मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। अब इसने क्या करना होता है, इसने राइट और लेफ्ट एट्रियम की सिमल्टेनियसली कंट्रैक्शन करवानी होती है। इसके अंदर डीपोलराइजेशन होएगी, उसके बाद रीपोलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये एवी नोड तक पहुंचती है। एवी नोड के ऊपर 0.1 सेकेंड के लिए डिले होता है। अब बेटा डिले इसलिए होता है ताकि जो एट्रियम की कंट्रैक्शन है वो हो जाए बिफोर द स्टार्ट ऑफ या बिफोर द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। एवी नोड के ऊपर डिले होएगा, डिले होने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये आगे उसके बाद डिले के बाद मूव करेगी। जैसे ही मूव करेगी तो ये डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ फेज में। बंडल ऑफ फेज राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में चला जाता है। राइट बंडल ब्रांचेस राइट साइड राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद ये आगे मैन्यूट फाइबर्स या फिब्रल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज नोन एज परकंजी फाइबर्स। गॉट इट। अब ये जो परकंजी फाइबर हैं जैसे ही इन तक मैसेज आएगा तो ये अगेन सिमल्टेनियसली कंट्रैक्शन करवाएंगी। जैसे ही सिमल्टेनियसली कंट्रैक्शन होएगी तो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा एज वेल एज पल्मोनिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड चला जाएगा। तो ये इस तरह जो कंडक्शन सिस्टम है ये काम कर रहा होता है। अगेन जो एसए नोड है प्राइमरी पेसमेकर है जो कि 60 to 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा होता है, और जो एवी नोड है ये 40 to 60 बीट पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है एंड नोन एज सेकेंडरी पेसमेकर। उसके बाद एवी नोडल डिले है जो 0.1 सेकेंड्स है। आफ्टर दैट राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है। मूव करने के बाद परकंजी फाइबर तक मूव करती है और परकंजी फाइबर सिमल्टेनियसली वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन करवा देते हैं। दैट वाज अबाउट कंडक्शन सिस्टम। अब ये अगर आपको डायग्राम ये जो पिक है ये शो हो रही है तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों को और इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरह जनरेट हो रही होती है। ये एक एनिमेशन है, साथ में एक्शन पोटेंशियल किस तरह हो रहा होता है। ये हार्ट की एक्साइटेशन है, कैसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं। उसके बाद एवी नोड तक जैसे ही पहुंचती हैं तो जो अर्टीरियल कंट्रैक्शन हो जाती है। उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, जो ऐसे नोड है अगेन रिकवरी फेज में जाके रिकवर हो चुका होता है कि इसने दोबारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करनी है। देन एवी नोडल डिले के बाद बंडल ब्रांचेस की तरफ मूव करता है। बंडल ब्रांचेस के बाद ये परकंजी फाइबर की तरफ मूव करता है और सिमल्टेनियसली वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन करवा देता है। गॉट इट।
ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी हो है? अब ये क्लास में ऐड करने लगा हूँ, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, उसमें आप पूछिएगा। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह 10:05 AM के ऊपर हम कंडक्ट करते हैं क्लास को।